new chapter is for the macroeconomics is commercial bank and the central bank. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप अपने दिन में बहुत बार बैंक 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 का नाम सुनते होंगे, बट बैंक होता क्या है? बच्चा, हमारे यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक होता है बैंक। व्हाट इज बैंक? बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली बैंकिंग एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताइए आपको, लेकिन आपकी बुक में क्या डेफिनेशन है कि बैंक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दो काम करती है। दो काम करती है मतलब पहला काम तो वो एडवांसेस लेती है, ठीक है, और दूसरा काम बेटा मतलब डिपॉजिट्स, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिट्स लेती है, ठीक है, और दूसरा काम क्या करती है बेटा? लोन देती है। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों काम करेगी तो उसको बैंकिंग एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे और लोन को ग्रांट करे, ठीक है, तो वो क्या है? बैंक है। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं करती, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो बैंक नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन नहीं देता, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो भी बैंक नहीं है। यानी बैंक होने के लिए उसको ये दो प्राइमरी फंक्शन, इसके अलावा भी हो सकते हैं फंक्शंस, बट ये दो प्राइमरी फंक्शंस प्ले करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे बैंक की डेफिनेशन है, यानी an organization that provides loan and accept the deposits that is known as बैंक या कमर्शियल बैंक। देखते हैं क्या कहता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसे में डील करता है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड, यहां पर लिखा है एंड का मतलब दोनों, और नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन फॉर द पर्पस। अब लोन किस पर्पस से लेता है? आप एक बात बताइए, अगर आप लोन लेंगे तो किस पर्पस से लेंगे? या तो कंजम्पशन, पर्सनल लोन, या फिर इन्वेस्टमेंट, होम लोन। तो यानी लोन किसी भी पर्पस से लिया जा रहा है, बट हमारे बैंक, कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, ठीक है। इट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यानी हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, बैंक का जो सिस्टम है, उसमें ये सबसे, कहते हैं ना, सबसे छोटी, छोटी तो नहीं कहेंगे, सबसे मुख्य यूनिट है। जैसे सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पर? बेटा, हमारे यहाँ पर बैंक सिस्टम के अंदर सबसे पहला आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके नीचे काम कौन करता है? यानी उसके नीचे काम करते हैं कमर्शियल बैंक। और ये कमर्शियल बैंक किससे डील करते हैं? ये कमर्शियल बैंक आपसे और हमसे डील करते हैं, यानी जनरल पब्लिक से डील करते हैं। तो यानी इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कमर्शियल बैंक्स क्या हो गए? प्राइमरी यूनिट हो गया, ठीक है जी। ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई? तो थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कमर्शियल बैंक एग्जाम्पल तो बता दो भाई, हम पढ़ेंगे तो तब जब एग्जाम्पल हमें पता होंगे किसको हम इमेजिन करें। तो बेटा, एग्जाम्पल तो आपको ही पता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, सिंडिकेट बैंक, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही मिल जाएंगे। IDFC अभी नया खोला है ना? इस तरीके के सारे बैंक हैं। अब इनके अंदर दूसरे एग्जाम्पल लूंगी जो बैंक नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक में नहीं आते, जैसे मुथूट फाइनेंस,
मुथूट फाइनेंस के आगे बैंक लिखा देखा है आपने? नहीं लिखा देखा होगा बेटा, क्योंकि उसका नाम मुथूट फाइनेंस है। क्यों बैंक नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है? लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो बैंक नहीं हो सकता। दूसरा, इंडिया बुल्स, सुना है इंडिया बुल्स का नाम? बेटा इंडिया बुल्स भी क्या करता है? सिर्फ लोन देता है। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये इंडिया बुल्स भी क्या करता है? सिर्फ लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये भी बैंक नहीं है। राइट। अब बात आते हैं बेटा हमारे बैंक के फंक्शंस पर। तो बच्चा, हमारे बैंक के जितने भी फंक्शन हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से फंक्शन? एक तो बेटा मैंने प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, और दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन यानी उसके इंपॉर्टेंट मुख्य फंक्शन, सेकेंडरी एड ऑन। राइट। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर अभी हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से। सबसे पहला, एक्सेप्टिंग लोन, मेरे साथ बोलते जाइए, साथ साथ लर्न होता जाएगा चैप्टर। और दूसरा, सॉरी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एंड सेकेंड इज ग्रांटिंग लोन। राइट। तो ये हमारी क्या है? दीज आर माय टू प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है। एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स का मतलब बेटा जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो भी पैसा सेव करना चाहती है, चाहे किसी भी अकाउंट में सेविंग है, करंट है, करंट तो नहीं बोलेंगे, वो तो ट्रांजेक्शन के लिए होंगे, या एफडी है, आरडी है, किसी भी तरीके से अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में जमा कराती है फॉर द इंटरेस्ट और द सेफ्टी ऑफ द अमाउंट। और लोन क्यों लेती है? फॉर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। राइट। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। Functions of commercial bank: primary function and the secondary functions. Accepting deposit, advancing loans, these are primary function. Accepting deposit, a bank accept deposit from bank, यहाँ पर लिखा हुआ है गलत, from public। ठीक है। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश इन सेवरल फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से। दीज डिपॉजिट कैन बी चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेकेबल नॉन चेकेबल बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या कहा कि जो पब्लिक है वो अपने पैसे को अलग अलग तरीके से डिपॉजिट करा सकती है बैंक के अंदर। कौन सा फंक्शन प्ले हुआ? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट वन इज ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है। अभी कहता है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन इज अनदर बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक एडवांस लोन टू द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर फॉर द कंजम्पशन पर्पस। ठीक है। ये हमें पर्पस बता दिया। राइट। इतना समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे हम टाइप करते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिपॉजिट्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा डिपॉजिट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट, या जिसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। बेटा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं, यानी जिसके अंदर जब पैसा आप जमा कराना चाहो हो जाएगा, और जब पैसा निकालना चाहो हो जाएगा। आफ्टर चार्जिंग नॉमिनल चार्जेस, पैसे की लेन देन बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो वो क्या है? करेंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट, जब डिमांड किया पैसा आपका मिल जाए। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट बेटा इसके अंदर हम पैसा जमा कराते हैं फिक्स टर्म के लिए। ऐसा पैसा जो मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, मैं बैंक में उसको रखवा देती हूँ फॉर द सेफ्टी एंड दी रिटर्न्स, और ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। ठीक है। अगर आप उसको पहले निकालते हैं तो अगेन नॉमिनल चार्जेस कटते हैं, तो वो डिपेंड करता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। नेक्स्ट आता है बेटा सेविंग डिपॉजिट। अगेन ये इंडिविजुअल का होता है,
इंडिविजुअल जो भी पैसा अपना सेव करना चाहता है वो बैंक में जमा करा देता है, लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। आप एक लिमिटेशन के बाद इसको निकाल सकते हैं। लिमिटेशन कैसे? मान लीजिए बैंक ने, आपके बैंक ने पॉलिसी बना रखी कि सेविंग अकाउंट से आप सिर्फ 6 बार ही पैसे निकालेंगे, और अगर उसके बाद पैसे निकालेंगे तो आपके चार्जेस कटेंगे। तो थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, बट पैसा आपका ही है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ पैसा निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, तो बेटा बैंक से पैसा निकलता कैसे है? क्वेश्चन ये आता है, बैंक से पैसा निकलता कैसे है? क्या कहोगे? जाकर वहां काउंटर पे खड़े हो जाओगे, मेरा अकाउंट है, लाओ कहाँ साइन करना है, मैं साइन कर देता हूँ, मुझे पैसा निकाल दो? नहीं बेटा, आपको बैंक को ऑर्डर करना पड़ेगा, और ये ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है, और उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को कहते हैं चेक। अगर आपने देखा हो, मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ, आप बैंक है, मैं कस्टमर हूं, मेरा 1 लाख रुपए आपके पास जमा है, मैं आपसे आकर कहती हूँ लाओ मेरा पैसा, बस इस लाओ मेरे पैसे को एक चेक का फॉर्म दे दिया, ठीक है, और वहां पर क्या किया, आपके ऑर्डर को राइटिंग में कर दिया, क्योंकि अगर आपने चेक देखा हो, उसके ऊपर लिखा क्या होता है? देखा है चेक? आई होप सो सबने देखा होगा। उसके ऊपर लिखा होता है पे दिस, जिसको पे करना है, पे टू, राइट, अमाउंट, और फिर यहां पर आपके साइन होते हैं। ठीक, यानी आपको पे करना है, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं, पे करो, चाहे मुझे या किसी और को, कितना, इतना अमाउंट, और मैं साइन करके दे देती हूँ, ये होता है चेक। अब क्वेश्चन आता है, ये चेक मैं किस किस अकाउंट के अगेंस्ट यूज कर सकती हूँ? क्या मैं चेक सारे अकाउंट, सारे डिपॉजिट्स के लिए यूज कर सकती हूँ? नहीं बेटा, ये चेक सिर्फ और सिर्फ करंट और सेविंग अकाउंट के लिए होता है। यानी फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इनके लिए चेक नहीं होता। ये एक बार बन जाते हैं और दूसरे बार सिर्फ टूटते हैं, चाहे अर्ली मतलब प्री मेच्योर्ड या मेच्योर्ड, इनके अगेंस्ट आप चेक इशू नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ मेरा पैसा मुझे दे दीजिए ऑन मेच्योरिटी और प्री मेच्योरिटी। लेकिन चेक किसके अगेंस्ट यूज होते हैं बेटा? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जब भी इन दोनों में से पैसा निकलेगा तो कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ चेक। तो बेटा इसीलिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट को हम चेकेबल डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट, ठीक है। और एफडी, आरडी और अदर जो हमारे फिक्स टर्म के अकाउंट्स होते हैं, उनको नॉन चेकेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी जिन अकाउंट्स के अगेंस्ट चेक इशू हो सकता है, दोज आर चेकेबल, जिनके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता चेक, दोज आर नॉन चेकेबल। देखते हैं क्या कहते हैं। यहां लाइन लिखी हुई थी, दीज डिपॉजिट कैन बी चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से हैं? आर दोज अगेंस्ट विच चेक कैन बी इशूड। नॉन चेकेबल कौन से हैं? नॉन चेकेबल्स आर, wait, non-checkables are those deposits against which check cannot be issued, right? इतना समझ आ गया? तो लाने में तो काम आएगा ही आएगा, बट आपकी जर्नल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग योर जॉब और गोइंग टू द कॉलेज, आपको बैंक से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो यू विल गेट अ रफ आइडिया और द मेन आइडिया, ठीक है, कि बैंक के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंस, यानी करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंस। सबसे पहला चेक। तो डिमांड डिपॉजिट हमारे क्या होते हैं? चेकेबल होते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट चेकेबल नहीं होते। अभी मैं समझा कर आई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। बेटा करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिक्स्ड के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट में आप जितनी ट्रांजेक्शन करना चाहो आप कर सकते हो, राइट, लेकिन
फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ दो ट्रांजेक्शन होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक पैसा जमा कराने की और एक पैसा निकालने की। वंस दीज टू ट्रांजेक्शंस आर डन, आपकी फिक्स डिपॉजिट डन। आप दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या तो पैसा जमा कराओगे, आपको एफडी तुड़वानी है तो पैसा निकाल दोगे, एफडी खत्म हो गई। अब दोबारा एफडी करानी है, देन यू हैव टू मेक अ न्यू एफडी, जो कि करंट अकाउंट में नहीं होता। यू कैन डू एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। समझ आ गया? तो डिपॉजिट का तो पढ़ लिया, अब लोन देख लेते हैं कितने तरीके की। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो लोन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द बैंक, ठीक है, और ये हर एक बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट का नाम क्या लिखेगा। मैंने जो यहाँ पर लोन के नाम उठाए हैं बेटा, दैट इज फ्रॉम द संदीप गर्ग, राइट। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी दूसरी बुक और वहां पर थोड़े से इसके अंदर डिफरेंस मिले, ठीक है, प्रैक्टिकली भी डिफरेंस हो सकता है, बट क्योंकि संदीप गर्ग इज द कॉपी ऑफ द एनसीईआरटी, तो मैंने उसी के यहाँ पर सारे के सारे जो अपने प्रोडक्ट है यानी जो लोन के टाइप है वो एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला लोन का टाइप है दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर बेटा बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को एक फैसिलिटी देता है कि आप मेरे से क्या ले सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है, एज अ लोन ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा किसी एसेट के अगेंस्ट मिलेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, भाई सिक्योरिटी। अब मैं अगर किसी को पैसा देती हूँ तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो मांगूंगी ना, तो बैंक भी सिक्योरिटी मांगता है कि आप अपना कोई एसेट रखवा दो, मेरे से लोन ले जाओ, ठीक है, दैट इज द कैश क्रेडिट। सेकेंड वन इज डिमांड लोन। बेटा ये वो लोन है जैसे इनका नाम कह रहा है डिमांड, यानी एक फिक्स टाइम के बाद बैंक जब भी पैसा मांगेगा आपको देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए मैंने कहा 2 साल, ठीक है, अब जैसे ही लोन के 2 साल पूरे होते हैं और बैंक को पैसे की जरूरत है, बैंक आपसे वो पैसा ले लेगा, ठीक है। सो दीज आर डिमांड लोन, यानी बैंक कभी भी इनको रिकॉल कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, demand loan refers to those loan which can be recalled on demand by the bank at any time, right? Last one is short term loan. Short term loan जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और बेटा इसके अंदर ध्यान रखिएगा कोलैटरल सिक्योरिटी साथ में होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दीज आर दी पर्सनल लोन, राइट। अब व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, बेटा मेन सिक्योरिटी के साथ कोई सिक्योरिटी रखना, दैट इज कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब किसी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल लोन में काउंट होते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लाइक 11 महीने, लाइक और मतलब 2 साल 1 साल, इस टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। समझ आ गया? तो हम सब की बात तो कर लिया कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं। तो बेटा कुछ फंक्शंस तो मैंने यहाँ पर लिख दिए जो आपके पेपर बुक के अंदर थे, उसके अलावा भी बैंक बहुत फंक्शंस प्ले करता है। तो आइए एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है और उनका क्या पर्पस है। तो सबसे पहला फंक्शन आया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओवरड्राफ्ट जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये अपने क्लाइंट्स को ओवर विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है राम, बैंक का क्लाइंट है, राम के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा है, राम की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, इसको देखते हुए बैंक ने राम से कहा कि आप कभी भी अपने अकाउंट में ओवर विड्रॉ कर सकते हो 50,000 रुपए, यानी उसने उसकी लिमिट बांधी कि आप 50,000 रुपए कभी भी ज्यादा निकाल सकते हो। अब बैंक ऐसा क्यों करेगा, बैंक को चाहिए इंटरेस्ट, राइट। तो अब होगा क्या, अगर राम के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए हैं और अगर राम को 2,30,000 रुपए का एक चेक इशू करना है, यानी अपने बैंक से कितने रुपए निकालने हैं, 2,30,000, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, 2 लाख तो उसके निकलेंगे डिपॉजिट में से और 30,000 उसकी लिमिट के अंदर से, ठीक है। और इस 30,000 पर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो दिस इज कॉल्ड द ओवर विड्रॉन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ठीक है जी। देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं।
It refers to a facility in which a customer is allowed over withdraw his current account up to an agreed amount. ठीक है, वो agreed amount होता है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड निकाल लेगा पैसा। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। ठीक है जी। सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बेटा ये आप 11th क्लास के अंदर अकाउंट्स में पढ़कर आ चुके हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। तो बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है बैंक हमें एक फैसिलिटी देती है कि मेरे पास अगर कोई बिल रिसीवेबल पड़ा है। बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट मिलनी होती है। कैसे? मान लीजिए एक बंदा है राम और एक बंदा है श्याम। राम ने शाम को 30,000 रुपए का सामान बेचा। श्याम ने कहा कि भाई मैं तुझे 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। राम, अब ऑब्वियसली बिजनेस में तो क्रेडिट चलता रहता है, लेकिन राम ने कहा भाई मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। श्याम कहता है ठीक है, मैं लिख कर दे देता हूँ कि मैंने तुझसे 30,000 का सामान लिया है और मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। और वहां पर श्याम साइन कर कर चला जाता है और बेटा ये क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल। अब राम को इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा। अब 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन अगर राम को आज पैसे की जरूरत है तो वो इस बिल रिसीवेबल को लेकर बैंक के पास जा सकता है। बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा इस बिल का डिस्काउंट। डिस्काउंट करने का मतलब वो राम को इस बिल के अगेंस्ट आज पैसे दे देगा। कितने देगा? क्या 30 के 30 पूरे देगा? वो अपने चार्जेस काटेगा। मान लीजिए उसने 29,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और अब बिल किसके पास रह गया? बैंक के पास। राम को पैसे मिल गए, बैंक के पास बिल चला गया। अब बैंक उस बिल का क्या करेगा? 2 महीने तक वेट करेगा। जब 2 महीने बीत जाएंगे, बैंक उस बिल को लेकर शाम के पास जाएगा और कहेगा पैसे दे दो, और 2 महीने बाद बैंक को 30,000 रुपए मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है कि बैंक ऐसा क्यों करेगा? बेटा इन 1,000 रुपए के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये फैसिलिटी कहलाती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेहल मुझे स्पेशली बताएंगे कि उन्हें ये समझ आया या नहीं आया, क्योंकि बाकी बच्चों को तो मैं श्योर हूं कि समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बताइए जल्दी से इस फैसिलिटी के बारे में कि आपको समझ आ गया जी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। बेटा एजेंसी फंक्शन का पता है क्या है, बेस समझ लो। तो जहां एजेंसी फंक्शन है उसको वहीं पर लगा देना उस पर लॉजिक। एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या है? जब कोई बंदा किसी के बिहाफ पर काम करता है, जब कोई बंदा किसी के बिहाफ पर काम करता है वो बन जाता है एजेंट, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, यार आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, मैंने नेहल को बोला नेहल एक काम करो, आपको ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप इन बच्चों को पढ़ा देना। तो नेहल बेसिकली मेरा काम कर रही है मेरे बिहाफ पर, ठीक है। तो वो एजेंसी फंक्शन प्ले कर रही है। यही एजेंसी फंक्शन कौन प्ले करता है बेटा? बैंक प्ले करता है। यानी जो काम कस्टमर का है वो बैंक करता है। जैसे मान लीजिए मेरा हर महीने टेलीफोन बिल आता है 500 रुपए का, और अब मैं उसे पे करना भूल जाती हूँ। तो मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि भाई देखो जब भी मेरा बिल आए, ये बिल है, मेल आपके पास आ जाएगी, मेल आईडी आपकी दे दी, जब भी बिल आएगा आप मेरे खाते से पैसे निकाल कर दे देना टेलीफोन वाले को। अब काम किसका था? ये मेरा काम था। टेलीफोन बिल पे करना किसका काम था? मेरा काम था। लेकिन बैंक ने मुझे फैसिलिटी दिया कि आपका काम मैं कर दूंगा। तो जहां पर कस्टमर का काम बैंक करता है दैट इज नोन एज एजेंसी फंक्शन। और ऐसे बहुत सारे काम करता है बैंक हमारी तरफ से, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं कौन कौन से काम करता है, इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट हो सकती है, ठीक। देखते हैं। Commercial bank also perform certain agency function of their customer. For example, transfer of funds. मुझे पेमेंट करनी है। अच्छा चलो आपका एग्जांपल लेते हो। आप लोग फीस पे करते हो, राइट? आपको फीस देनी है किसको? मुझे। पैसा आपको ट्रांसफर करना है मुझे। लेकिन आप क्या करते हो? बैंक को डायरेक्शन दे देते हो। बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। काम किसका? आपका। लेकिन ट्रांसफर कौन कर रहा है? बैंक। तो ये भी क्या है? एजेंसी फंक्शन। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
बैंक हमारे लिए तरफ से फॉरेक्स सेल परचेज भी करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स भी सेल परचेज करता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बेटा कभी लेना मत प्लीज, आज गांठ बांध लो, सीए के अलावा किसी से इनकम टैक्स कंसल्टेंसी मत लेना, ठीक है, स्पेशली बैंक के मैनेजर से। आई एम सॉरी टू सेइंग दैट दिस, बट कई बार बहुत गलत कंसल्टेंसी मिल जाती है, बट थियोटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ठीक है। ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर, कई बार क्या होता है कि कुछ आपका सामान रखना होता है या कोई काम करना होता है जो आपको करना है बट वो कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के अंदर आता है। एंड द लास्ट वन इज लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी किसी को रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नया क्लाइंट बनाना है, ठीक है, और उससे मुझे कुछ सामान लेना है। अब वो बंदा मुझे नहीं जानता कि मेरी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, मैं उससे कहूंगी कि भाई मुझे एक लेटर ऑफ रेफरेंस दे दे कि मेरी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, मैं उस बंदे को जाकर ये लेटर दिखा दूं। तो वो क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। और इनमें से अगर कोई आपको फंक्शन नहीं समझ आता या आपके दिमाग में कोई और फंक्शन घूम रहा है तो जर्नल फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, ठीक है। कौन कौन से जर्नल फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी, बेटा बैंक का आपको पता है ना, बैंक हमें एक लॉकर फैसिलिटी देता है, उस लॉकर के अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, और बैंक क्या करता है, इस लॉकर के अगेंस्ट आपसे थोड़े बहुत चार्जेस काटता है मंथली बेसिस पर, तो ये भी एडिशनल है, ठीक है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली यूज होता है बेटा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, समझाऊंगी अच्छे से, और ट्रैवलर चेक भी अभी समझाती हूँ। नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन यानी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी नई कंपनी है और उस कंपनी को अपना आईपीओ निकालना है। व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी को अपने शेयर मार्केट में सेल करने हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बैंक को हायर कर लेता है, क्योंकि बैंक को तो पता है ना किसके पास कितना पैसा है, तो बैंक अपने रिनाउंड कस्टमर्स को उस ऑफर के बारे में बताता है, और बैंक को इससे क्या मिलता है, उसको कमीशन मिलता है शेयर सेल करने के लिए। तो ये भी जर्नल फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा बेटा ट्रैवलर चेक, ये पहले होते थे, अभी तो इनका कोई यूज नहीं है, पहले होते थे। क्या होता था ट्रैवलर चेक में, मान लीजिए मुझे यहां से, ठीक है, दिस इज मी, आई रिसाइड इन गुड़गांव, और मुझे यहां से जाना है केरला, ठीक है, और केरला जाकर मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। मैं आज की बात नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ 1990 की बात, ठीक। अब बेटा अगर मैं गुड़गांव से कैश लेकर जाऊंगी तो रास्ते में उस कैश को कितना रिस्क है, क्या करूं, बेटा उस टाइम बैंक अकाउंट भी ज्यादा नहीं होते थे, पेमेंट मुझे कैश में करनी है, ठीक है। अब होगा क्या, एटीएम भी नहीं होते थे, एनईएफटी भी नहीं होती थी, आरटीजीएस भी नहीं होती थी, सारा मैनुअल काम था बैंक के अंदर भी। तो होता क्या था बेटा, मेरा खाता था मान लीजिए एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक के अंदर मैं क्या करती थी, 2 लाख रुपए जमा करा लेती थी, ठीक है, 2 लाख जमा करा दिए, और एसबीआई मुझे एक चेक इशू कर देता था जिसका नाम था ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक का मतलब, ये चेक लेकर मैं केरला जाती थी, और केरला की ब्रांच के अंदर सेंटर जो हमारा बैंक है एसबीआई, ये ट्रैवलर चेक दिखा देती थी। इस ट्रेवलर चेक के अगेंस्ट एसबीआई को ये कंफर्म हो जाता था कि गुड़गांव वाली ब्रांच में इसने 2 लाख रुपए जमा करे हैं, ठीक है, तो केरला वाली ब्रांच मुझे 2 लाख रुपए दे देती थी, कहाँ, ऑब्वियसली केरला के अंदर, और ये पैसे मैं अपने क्लाइंट को दे आती थी। तो क्या हुआ, रिस्क खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ट्रैवलर चेक हुआ करता, ठीक। आज तो इसका कोई यूज ही नहीं है, बट स्टिल बुक्स में लिखे हुए हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आपको समझ आया तो थम्स अप कीजिए, फिर मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट की, ऑल्दो आपको देखो इनका ना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बट बच्चा आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आया है छोड़ना नहीं है, पढ़कर समझ कर चलो। लेटर ऑफ क्रेडिट बेटा मैंने जैसे बताया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा काम आता था। होता क्या है, मान लीजिए मैं बैठी हूँ इंडिया में, ठीक, इंडिया से मुझे जापान में
कुछ सामान मंगवाना है, यानी मुझे बेसिकली इंपोर्ट करना है, जापान से सामान मंगवाना है इंडिया के अंदर। ठीक, सामान है टर्म मान लीजिए 5 लाख रुपीस का। ठीक, अब जो जापान वाला बंदा है वो मुझे नहीं जानता और मैं जापान वाले बंदे को नहीं जानता। अब जापान वाला बंदा क्या कोशिश करेगा कि पहले मेरे पास पैसे आ जाए, और मैं क्या कोशिश करूंगी कि पहले मेरे पास सामान आ जाए। भाई दोनों अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे। ठीक है, अब बेटा ना तो पहले पैसे आ रहे हैं ना सामान आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, काम भी नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि भाई मैं कैसे विश्वास करके उसको 5 लाख भेज दूं और वो कैसे विश्वास करके 5 लाख का सामान भेज दें। तो यहाँ पर अगेन कौन आता है बेटा, एक बैंक आता है। बैंक ऐसा बैंक आता है जिसका जो ब्रांच है वो इंडिया में भी है और जापान में भी है। मान लीजिए, नाम ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं ये। तो आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच हमारे यहाँ पर भी है और जापान में भी है। बैंक का मतलब है बेटा ऐसी अथॉरिटी जिसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है, धोखाधड़ी नहीं करते। ठीक है, अब होगा क्या, मैं 5 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जमा करा दूंगी। ठीक है, बैंक के अंदर जमा करा दिया, बैंक मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट मैं क्या करूंगी, जापान वाले बंदे को भेज दूंगी। जैसे ही जापान वाले बंदे को ये लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, उसको अश्योरेंस मिल गई कि भाई पैसा मैंने यानी इंडिया वाले ने बैंक में जमा करा दिया है, वो वहां से सामान भेज देगा। सामान जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, मेरा बैंक इस बैंक को इंटीमेशन दे देगा कि सामान पहुंच गया है, मेरे कब्जे में आ गया, मतलब इंडिया वाले के कब्जे में आ गया है, आप इस एलओसी के अगेंस्ट पेमेंट कर दो। तो वो क्या किया, एलओसी दिखाते ही जापान वाले को पैसे मिल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और एक ट्रस्ट की वजह से पूरी नहीं हो रही थी, वहां आईसीआईसीआई बैंक ने बीच में आकर, इट्स लाइक बीच का बिच्छू जो दोनों को फायदा पहुंचाता है, उसने वो काम कर दिया। अब क्वेश्चन आता है बैंक ऐसे क्यों करता है, बेटा कस्टमर बनवाने के लिए। ठीक है, उनसे कुछ चार्जेस भी ले सकता है, तो देयर कैन बी एनी रीजन कि बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। समझ आया तो थम्स अप कीजिए। स्टैटिस कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो जो बैंक है वो किसी भी तरीके का स्टैटिस्टिक्स यानी कोई डाटा भी कलेक्ट करके आपको दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बैठे बैठे मैनेजर से बोला कि यार एक काम करो ना, मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं, मैं किस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करूं। तो क्या पता मैनेजर को मतलब लाइक बैंक का ये भी काम हो, तो वो शायद आपको अच्छे शेयर्स की लिस्ट दे दे। तो देयर कैन बी एनी स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है जी, सो दीज वर दी जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस एंड एजेंसी फंक्शंस। साथ साथ में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही करवा दिया। इनमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो नो डाउट लिखिए, फिर हम अपना आगे टॉपिक्स। मैंने अभी कुछ टॉपिक स्किप करे हैं क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम फॉर टुडेज क्लास, सो आई एम स्टार्टिंग सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो आरबीआई जिसको हम बोलते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो मनी क्रिएशन वाला टॉपिक है दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रेश क्लास। ठीक है, तो आइए बेटा बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बच्चा मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरल पब्लिक से पैसा लेते और देते हैं। ठीक है, अब बच्चा जनरल पब्लिक की जब भी बात आती है तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इनके साथ धोखाधड़ी ना हो, चाहे खुद कर लेती है धोखाधड़ी बट इंश्योर करती है कि इनके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो बेटा इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, मैंने जो अभी आपको बताया था, सेंट्रल बैंक, बैंक एंड द पब्लिक, उसके अंदर टॉप मोस्ट बॉडी है। टॉप मोस्ट बॉडी का मतलब बेटा वो सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, डायरेक्टिव इशू करती है। सो दिस इज द अपेक्स बॉडी, ठीक है, इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम शॉर्ट में उसको आरबीआई। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है सेंट्रल बैंक के बारे में। Central bank is an apex body that controls, operates, regulate and direct. कंट्रोल करती है,
रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है एंड डायरेक्ट करती है द इंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सबको आरबीआई कंट्रोल, रेगुलेट, ऑपरेट एंड डायरेक्ट। ठीक है। और इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना समझ आ गया तो थम्स अप।